this seminar with such a brilliant theme, so relevant for today's time, Urvashi, to have called me here to address you amongst the erudite scholars on the stage and listeners, keen listeners, not all but some, who are here to gain something. So I would be speaking on the theme, मेरा विषय होगा in search of alternative histories. वैकल्पिक रूप से हम इतिहास को कैसे समझें? आदिवासी women in witch hunts. चूँकि महिलाओं पर अध्ययन ज़्यादा किया है तो ये विषय मुझे रुचिकर लगा और इसके सलूशन के तरफ बढ़ने के लिए, चूँकि आज भी ये प्रथा प्रचलित है, still prevails, we have to conclude with the idea of resisting hegemonies of patriarchy and colonialism, and I may add capitalism. कि विरोध या प्रतिरोध हम कहें तो सिर्फ उपनिवेशवाद का नहीं था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो हमारे जनजातीय सामाजिक जीवन में बहुत उभर कर नहीं आता है, पर उसके कई सटल नुआंसेस हैं जो महिलाओं के साथ किए गए व्यवहार और असमानता की स्थिति जो उन्हें दी जाती है उसमें वो दृष्टिगत होता है। हमारे विद्वान वक्ताओं ने पहले ही बहुत सी बातों को रखा है, जैसे स्रोतों की बात बहुत ही रेलेवेंट, बहुत उपयोगी, उसे उठाया गया है। मैं भी एडमिट करती हूँ कि I have enormously benefited from rich collection of primary documents in 3 source books. One has been compiled by T.C. Rai Chaudhary. हजारीबाग का उन्होंने 1761 से 1880 सिंह बुक देर से आया 1950 में ओल्ड गजेटियर्स के रूप में, और इस तरह के प्रचलन पर मैं महत्व दूंगी एक ऐसे ओरल ट्रेडिशन को जो लिपिबद्ध किया गया, वो बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम महिलाओं के सांस्कृतिक पक्ष को समझने के लिए, उनके उत्पीड़न को समझने के लिए, their oppression. That is named as Reek Katha. The traditions and institutions of Santals, और पहली बार इसका ट्रांसलेशन पीओ बोर्डिंग के द्वारा किया गया, पर इसका पहला वर्जन आयोस क्रेस्फर्ड के हाथों है अंग्रेज, पर उन चुनिंदा अंग्रेजों में है जो एक पुराने संताल गुरु कोलियन के द्वारा दिए गए वक्तव्य को डॉक्यूमेंट करते हैं और तब प्रस्तुत करते हैं। इसलिए एक ओरल सोर्स को एक लिपिबद्ध करना, डॉक्यूमेंट करना, एक ऑक्सीडेंटल राइटर के साथ साथ एक ओरिएंटल पर्सपेक्टिव के साथ प्रस्तुत करना अपने आप में एक अपवाद भी हम मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे इतिहासकार ट्राइबल हिस्ट्री को लेकर हमें अंग्रेज़ों के बीच नहीं नजर आएंगे। वहीं फोर्ब्स की जो ओरिएंटल मेमोयर्स है, पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर, होता ऐसा था, सुबह ही मैंने IBN पर देखा एक अमेरिकी महिला हिंदुस्तान आकर बच्चों को अडॉप्ट कर रही है, हिंदी सीख रही है और हिंदी संस्कृति में ही उन्हें बढ़ा रही है। ये व्यक्ति कुछ ऐसे ही थे जो भारतीय संस्कृति के बीच आए। They were not anti-tribals but wanted to understand the indigenous culture and be a part of it. अगर हम चर्चा करें जो एक कॉलोनियल सोर्स माना जाएगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगा, सिंहभूम ओल्ड करस्पॉन्डेंस कोरॉबरेट करता है इन बातों को, पर कुछ बातें तो आती हैं उससे भी
उसका भी इंटरप्रिटेशन अब किया जा रहा है, उसकी पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है। डेटा तो वो दे रहे हैं, एक पुनर्व्याख्या है कि प्यूनिटिव मेजर्स वर टेकन बाय देम। दूसरी, कई नाम जो बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं, कॉमन हैं, कॉमन डे लाइफ, एवरीडे लाइफ से जुड़े हैं, जैसे पानिया सोरेन, जो विक्टिम्स हैं उनके नाम आते हैं। फूलो, अजी किस्को, ये महिलाएं हैं। छोटराय देश मांझी एक पार्टिसिपेंट थे 1855-56 के रिबेलियन में, आंदोलन में, और इनका ये बताना है that numerous girls were killed in the name of witchcraft। देखिए कि ये आंदोलन से जुड़े हैं, पर विचक्राफ्ट के प्रचलन वो एक साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसी के नाम पर महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार किए जाते थे। बिलीफ इन स्पिरिट्स, विचेस, एक सेंट्रल प्लेस आदिवासी कॉस्मोलॉजी और उसके मॉरल इकोनॉमी में शुरू से बना रहा, रूटेड रहा। और ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ जेंडर टेंशंस, ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शंस, विचेस, विचक्राफ्ट, ये एक सोशल लेजिटिमेसी पाते हैं रिलीजन के द्वारा, फोकलोर के द्वारा, पेट्रियार्कल कस्टम्स के द्वारा, और एग्जिस्टेंस ऑफ विचेस को स्वीकार किया गया कि नहीं ये है। देन द एफिकेसी of witchcraft was exclusively seen in communities like Mundas, Hos and Santals, और एक भय का माहौल बन जाता था, fear and suspicion of women's sexuality, not only influenced construction of witches but also accounted for women's invisibility from आदिवासी rituals and religion। ट्रॉयसी फिर एक अंग्रेज इतिहासकार, पर यहाँ रहकर ट्राइबल एंड रिलीजन के विषय पर लिखते हैं, और फोकलोर्स की इतनी अच्छी बातें उठाई गई, पठन किया गया, एक बहुत बड़ा संकलन, एक कलेक्शन विलियम क्रूक के द्वारा किया गया है, जिसका इस्तेमाल हम इससे हटकर भी करते हैं, 1857 के संदर्भ में भी करते हैं, द पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर। सो विच हंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑर्डरिंग ऑफ सोशल एंड जेंडर रिलेशंस, बट दे वर कनेक्टेड टू चेंजेस एंड दे ब्रॉट चेंजेस इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, इम्पैक्ट था उन टेंशंस का, उन इक्विटीज का, जो एक जनरेट किया गया कॉलोनियल पीरियड में। और तब दोनों ही ओर से समाज, अपने समाज और बाह्य समाज के द्वारा इसे एक नया अर्थ और लेजिटिमेसी, वैधता दी गई। ऐसे में इसमें जो लोग सामने आते हैं, इन्वॉल्व्ड हैं, वो हैं डिफरेंट पार्टीज जो हैं। कॉलोनियल स्टेट तो है ही, पर यहाँ बात आदिवासी पेट्रियार्क्स की है, सिर्फ आदिवासी पुरुष नहीं, पेट्रियार्क्स, विचेस, डीकूज, क्रिश्चियन मिशनरीज, जहाँ इतनी बातें इवेंजेलिकल सोर्सेज की हुई है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और एथनोग्राफर्स भी अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास या अपने पर्सपेक्टिव्स को लिख रहे थे, और एक वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स और विचेस को इन्होंने क्रिएट किया। और तब हम देखेंगे कि पावर पॉलिटिक्स अंडरलाइन की गई, जिसका इस तरह से उसे बढ़ावा दिया गया, दैट इट फाउंड अ ग्रेजुअल इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऑफ सच किलिंग्स। वैधता दी गई ऐसे हत्याओं को। समाज में भी सरकार कभी देती है, कभी नहीं देती है। एक बहुत ही
ड्विंडलिंग पॉलिसी उनकी रही है। बिरसा मूवमेंट को लेकर जो बहुत बातें अभी बताई गई कि इट वॉज टू पर्ज मुंडा सोसाइटी ऑफ डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस, पहले ही आपको जिक्र किया गया है। विमेन्स डिग्निटी एंड मॉडेस्टी which figured so prominently in the Kol, Santhal or even post-colonial movements कि हुर्मत महिलाओं की ली जा रही है, इज्जत ली जा रही है। पार्टीशन में तो इसका बहुत रेजोनेंस है और ट्राइबल मूवमेंट में भी हम इसको बहुत रेजोनेट करते हुए पाते हैं। तो ये सब एक आउटवर्ड रिफ्लेक्शन है सेक्सुअल डोमिनेंस का, टू कंट्रोल ओवर विमेन्स सेक्सुअलिटी। यहाँ तक कि पोस्ट कलोनियल ऑटोनॉमी मूवमेंट्स जो प्रारंभ हुए, ऐसे में भी जो आदिवासी पेट्रियार्क्स थे, दे साइडलाइन्ड विमेन्स इश्यूज as it was not suitable to their socio-political stakes and interests. अब मैं बात करती हूँ जो कि हेजमनी को रेजिस्ट कर रही हैं, हेजमनी को ब्रेक करना है, बट हाउ टू डू इट, बिकॉज हेजमनी वर्क्स इन सटल, बहुत सूक्ष्म रूप से, yet dangerous ways, as the dominant class resorts to moral and ideological dominations of the ruled. वो एक अपने विचारधारा को उन पर हावी होने देते हैं, करते हैं। They dominate not only means of physical production but both means of symbolic production by its control over the ideological sectors of society, culture, religion, education और बाद में media, which allows it to disseminate these values. तो यहाँ ग्रामेसी, एंटोनियो ग्रामेसी कहते हैं, selections from the prison notebooks, वहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैसे डोमिनेंट क्लास हावी होता है। उस बात को डगलस केल्नर आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ अपने साथ नहीं करता है, हावी नहीं करता है, बल्कि एक एक्सक्लूसिव आइडियोलॉजी देता है जहाँ ऑपोजिशनल व्यूज के लिए कोई स्थान है ही नहीं, नो प्लेस फॉर ऑपोजिशनल आइडियाज। इनएबिलिटीज उभारते हैं ये महिलाओं की। हेजमनी के विषय में कुमकुम सांगारी भी बताती हैं अपनी पुस्तक कंसेंट एंड एजेंसी, बहुत सी पुस्तकें हैं पर यहाँ ये रेलिवेंट है, और एजेंशियल स्ट्रक्चर्स को कैसे एक मीनिंगफुल स्टडी की दिशा देनी चाहिए, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और ऐसे में कंसेंशुअल एलिमेंट को ये कहती हैं कि यहाँ अक्विजेंस है, सरेंडर है, पैसिव रेजिस्टेंस है, एक्टिव कोलूजन है, और ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि महिलाओं के दिमाग पर आप हावी हो सकते हैं। माइंडसेट बदलने की बात महिलाओं के संदर्भ में भी उतना ही महत्व रखती है जो कोअर्सिव और आइडियोलॉजिकल ऑपरेशंस जो पेट्रियार्कीज के हैं उन्हें तोड़ने के लिए। इसलिए जो महिलाओं की विजिबल पार्टिसिपेशन एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस में है, ऑटोनॉमी मूवमेंट्स में है, इसे हाईलाइट इसलिए करना है ताकि जो कॉन्टेस्टेड पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं ये अननोटिस्ड नहीं जाए। दूसरे ऑथर आर्चर ये कहते हैं कि कई ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जहां विधवाओं को और लड़कियों को विच हंट के माध्यम से अलग करने की कोशिश की गई, एलिमिनेट करने की कोशिश कस्टमरी लॉ को सामने लाकर रखकर करने की कोशिश की गई। इसी बात को विनीता दामोदरन आगे बढ़ाती हैं
जहाँ जेंडर, फॉरेस्ट और फैमिन की चर्चा 19th सेंचुरी में करती हैं और कहती हैं कि ये इस बात पर शुरू हुआ कि महिलाओं को एक इनसिक्योर राइट्स टू लैंड था और इसीलिए वो जब चैलेंज करती थी तो इस डिस्कोर्स को भी कस्टमरी लॉ के तहत लगा दिया गया। वायलेंस, मिलिट्री एक्टिविटीज, मिलिटेंसी, इन सब को जोड़ दिया गया। और यहाँ फेमिनिस्ट स्कॉलर्स सजेस्ट करती हैं कि पावर रिलेशनशिप विद इन द कंट्रोल ऑफ द फैमिली, क्योंकि पावर डायनामिक्स सिर्फ समाज और राजनीति में नहीं है, शुरुआत तो परिवार से होती है। जहाँ आपने पुत्र को जन्म दिया तो आपकी पूछ ज़्यादा है परिवार में, इस तरह की बातें। और वही आप एक पेट्रियार्कल पर्सोना भी अक्वायर करते हैं, खैर उसका समय नहीं है अभी। इसलिए परिवार से जो पॉलिटिकल डायनामिक्स शुरू हुए उसमें जेम्स स्कॉट, फिर एक अंग्रेज इतिहासकार, पर सूक्ष्मता से पढ़ें तो वो कहता है कि ये अकाउंट एक तरह से क्विडिटीज ऑफ एवरीडे लाइफ है, सामान्य जीवन, रोजमर्रा के जीवन से ये बातें निकल कर आई हैं। तो ये एवरीडे फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस है और इसीलिए इतिहासकार अब ये मानते हैं, हम मंच पर बैठे हों या आपके सामने, सभी मानते हैं that we need to shift focus away from extraordinary moments of collective protest to a variety of non-confrontational resistances and contestatory behavior। ये भी एक आंदोलन है, बड़ा आंदोलन है, रोज के जिंदगी में चलाया गया आंदोलन है, जहां महिलाओं की अपनी एजेंसी को लागू करने की बात उठाई जा रही है, जहां वो एक तरफ जमींदार, दूसरी तरफ सेक्सुअल टबूज, जमींदार साहूकार से नेगोशिएट करती हुई पाई जा रही है, जो हमारे 1857 के रिवोल्ट और नेशनल मूवमेंट में भी बना रहा है। तो एक ज़रूरत है, there's a need to explore the dialectical relation of feminism and patriarchies in colonial and tribal movements। हम जब तक इसको जोड़ेंगे नहीं, इसका लिंक नहीं बनाएंगे, तब तक यहाँ किसी निष्कर्ष पर या एक अच्छी समझ बनाने में हमें सफलता नहीं मिलेगी। हिस्टोरियंस तो देखते ही हैं विमेंस पार्टिसिपेशन को एंटी कलोनियल स्ट्रगल में, ट्राइबल मूवमेंट्स में एनालाइज कर रहे हैं, ट्रेंड्स, डायनामिक्स, पार्टिसिपेशन और उनके रिस्पॉन्सेस। महिलाओं का रिस्पॉन्स क्या था, इस पर बहुत चर्चा नहीं होती है। एक लिमिनल स्पेस इस क्षेत्र में दिया गया है और ऐसे में जो एंट्री पॉइंट है उसमें अगर रिजरेक्ट भी किया गया तो मृगनयनी जैसे राजकुमारी, दुर्गावती, गाइडनीलू, तो वो भी ट्राइबल्स में भी आपने एक एलिटिस्ट हायरार्की बनाने की कोशिश की और अब कोशिश है कि उनसे हटकर एक होलिस्टिक, एक समावेशी, एक संपूर्ण कॉम्प्रिहेंशन तैयार की जाए महिलाओं के संदर्भ में। एक विजिबल आदिवासी मूवमेंट में भी वो कैसे रही। पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन तो है, क्योंकि हम पांडुलिपियों की ओर नहीं जा रहे हैं और इसलिए हम कलोनियल जो फेमिनिज्म और पेट्रियार्की है, ट्राइबल मूवमेंट है, उसके लिए डिफरेंट जॉनर्स ऑफ सोर्सेस की तरफ हमें बढ़ना होगा, क्योंकि दो विचारधाराएं साथ चल रही है, वेवर कर रही हैं। एक जो क्वांटिटेटिव व्यू लेकर चल रहा है वो कलोनियल राइटर्स में दिख रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर के रूप में देख रहे हैं, पर डेटा तो हमें प्रोवाइड कर रहा है कि इतनी महिलाएं अरेस्ट हुई, इम्प्रिजन्ड हुई, पनिश्ड हुई, तो महिलाएं को थी, इसका डॉक्यूमेंटेशन तो मुझे मिला।
दूसरी तरफ जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं वो रोमांटिसाइज कर रहे हैं विमेन के रोल को, फोकलोर के द्वारा उनके वैलर को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रीसेंट स्टडीज है जिसमें फर्स्ट मास विच हंट्स की बात की जाती है उसे उठाया गया है कि दे फॉर्म्ड अ कॉन्शियस कॉन्टूर ऑफ रेजिस्टेंस combining patriarchy, colonialism and capitalism. So this again asks us to shift our focus from extraordinary movements to the small individualistic efforts being carried out as a form of resistance. जो एक नॉन कॉन्फ्रंटेशनल रेजिस्टेंस के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। गौतम भद्र भी कहते हैं, रंजीत गुहा के पुस्तक में अपनी बातों को रखते हैं कि एक मेथड था ये एक्स्ट्रा पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का, जहां ट्राइबल्स भी काउंटरैक्ट कर रहे थे कॉलोनियल इंट्रूजन को। वहीं पर स्कॉट फिर से कहते हैं कि इन महिलाओं में एक चेतना की कमी नहीं थी। They were not devoid of consciousness, but they did not have the courage to come forward. They were aware कि उनके साथ हो रहा है। Weapons of the weak for the peasants नामक पुस्तक में वो ये ऐसा कहते हुए पाए गए हैं। ऐसे में उस पर नहीं जाऊंगी कि ओझा थे और कैसे इसको हम शमनिज्म जो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में भी प्रिवेल करता है, एक्चुअली विच क्राफ्ट की जो प्रैक्टिस है वो तो वर्ल्ड वाइड है। इसीलिए विच हंटिंग के विषय में बॉर्डिंग के साथ साथ वैलेंटाइन बॉल भी ये कहते हैं कि किस तरह से ये बहुत ही यूनिक था, क्योंकि यहाँ जिन पर आरोप लगाया जाता था कि आप डायन हैं, आप चुड़ैल हैं, आप लोगों की हत्या इस माध्यम से करते हैं, वो इनकार नहीं करती थी और उन्हें एलिवेटेड स्टेटस नजर आता था। पेनाल्टी एक्सेप्ट कर लेती थी, इनकार नहीं करती थी। ये भी आप देखिए कि एक अजीब मानसिकता है। और ऐसे में ये लोगों को जो भय था, स्केर्ड थ्रू एक्सॉर्सिज्म, मैजिक, जिसमें ट्रॉयसी भी अपने विचारों को बार बार रखते हैं कि कैसे ये एक इलनेस इंड्यूस करती थी, बैरननेस को लेकर भी इन्हें काफ़ी कुछ कहा जाता था। ईवल आई और ईवल माउथ के रूप में देखा जाता था। ऐसे में विल्किंसन, डाल्टन और मान, विल्किंसन कहते हैं कि जिस तरह से अर्जेंट नीड थी लोगों के बीच में, कोल्स के संदर्भ में वो कहते हैं कि 3 कारण थे जिससे लोग बीमार पड़ते थे। विच क्राफ्ट, एंग्री बोंगास, बोंगा वो जो ब्लैक मैजिक करते थे और जिनके साथ इनका शारीरिक संबंध इन विचेस का स्थापित होता था। Spirit of someone who had died, and through them they would acquire power to have these supernatural energies to destroy things. ये भी सिंहभूम ओल्ड रिकॉर्ड से ही हमें सूचना मिलती है। डाल्टन जो सिंहभूम के कमिश्नर थे और बहुत वर्षों तक बने रहे, उनके विचार भी कम से कम डेटा के रूप में तो आते ही हैं। और मान, इन्होंने कहा कि कोई भी रीजनिंग वर्क नहीं करता था, क्योंकि ये उनकी संस्कृति में एम्बेडेड था, इट वाज एम्बेडेड इन देयर सोशल इथॉस। वहीं पर शशांक सिन्हा जिन्होंने बहुत काम किया है इस क्षेत्र में, इनका कहना है कि एक रिफ्लेक्शन था सोशल और जेंडर टेंशन का, इंटरसेक्टेड थे ये, और इसी से कॉलोनियल रूल को एक नया डायमेंशन मिला, रिचुअलाइज्ड वायलेंस को देखने का, उस पर एक्शन लेने का। हालांकि जो ये वास्तव में एक मेडिसिनल हेल्प के रूप में उभरा था। अब ये कहूँ कि अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना, कुछ सवाल आते हैं। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना, that why were these hunts
labeled as having an anti-colonial element, or why should they be seen as acts of resistance? इन्हें प्रतिरोध के रूप में कैसे देखा जा रहा है? बिकॉज इस क्षेत्र की, इस रीजन की लॉन्ग हिस्ट्री थी विच हंट्स की, और यहाँ कुछ नाम जॉन शोर 1792 में लिखते हैं और बताते हैं कि इस क्षेत्र में एक लंबा इतिहास विच हंट्स का है, लॉन्ग हिस्ट्री। फोर्ब्स मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, ओरिएंटल मेमोयर्स में कहते हैं कि ये एस्टैब्लिश्ड है कि विच ट्रायल्स चलाए जाते थे, न सिर्फ संथालों के बीच, जनजातियों के बीच, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा भी। बुकनन बीमारियों की बात करते हैं कि ये बीमारी लाती थी। डाल्टन जो कमिश्नर थे, उन्होंने भी अक्यूजेशन ऑफ विचक्राफ्ट को उभारा, और ऐसे में ये बातें दोनों तरफ से आई। पर आदिवासी पितृसत्तात्मक समाज का ये मानना था कि ये विच क्राफ्ट, ये कला और अधिक विकसित हुई है जब अंग्रेज आए हैं, बिकॉज दे आर बेनेवलेंट टुवर्ड्स देम। वो नहीं मानते हैं कि ऐसी कोई प्रथा हो सकती है, उसे क्राइम नहीं मानते हैं, और इसलिए उन पर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती थी जब तक कि वो एक मिलिटेंट रोल में सामने नजर नहीं आए। इसलिए पॉलिसी मेकर्स उनके मेंटल फ्रेमवर्क को नहीं समझते हुए उन्हें बढ़ावा देते थे। इसलिए कहते हैं कि ऑडेशियस थे, एब्सोल्युटली डिसहार्टेंड हुए ये, और एक इंटेंस और वाइड स्प्रेड मूवमेंट है, और इसीलिए इसमें एक विभाजित विचारधारा भी आई, एक डिवाइडेड ओपिनियन आया। और यहाँ हम कहेंगे कि छोटरे मांझी की बात, मैंने प्रदेश मांझी की बात की है कि ये तो पार्टिसिपेंट ही थे, और यहाँ इन्होंने बताया कि किस तरह से लगभग 26 महिलाओं की हत्या की गई इन आंदोलनों में विच हंटिंग के नाम पर, क्योंकि उन्हें मौका मिला कि सरकार अभी आंदोलन दबाने में लगी हुई है, तो हम ऐसी महिलाओं को चुन चुन कर अलग कर दें। तो सिंह ओल्ड रिकॉर्ड्स भी आते हैं सामने, और ऐसे में अगर हम कहें तो हम इफेक्टिवली कंबाइन करें जेंडर और एंटी कलोनियल टेंशंस को, तो विच हंट सिस्टमैटिकली इनकॉर्पोरेट किया गया इनटू मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजीज ऑफ द एंटी कलोनियल आदिवासी मूवमेंट्स इन छोटा नागपुर, उलगुलान में, टू सिक्योर रिकग्निशन ऑफ द क्लैन। और ऐसे में कुमार सुरेश सिंह भी एक कहते हैं कि ओ किल द विच, सच द पॉइजन, ओ किल किल, ओ फादर किल द यूरोपियंस एंड अदर कास्ट। अब देखिए सिर्फ यूरोपियंस नहीं, अदर कास्ट, ओ किल किल, मार दो, हटा दो, एलिमिनेट कर दो। सेमिनल वर्क है उनका भी। अब बिटवेल की रिपोर्ट को देखें जो बंगाल जुडिशियल कंसल्टेशंस के रूप में लिखा गया था। बिटवेल की रिपोर्ट कहती है कि देयर वाज वायलेशन एंड अब्यूज ऑफ वीमेन, कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ। ऐसे में ऑफिशियल रिकॉर्ड ही हमको हजारीबाग के बता पाए कि फूलों और झानों, जो सिद्धू कानू की बहन थी, इन्होंने 11 सैनिकों को अपने तलवार से मौत के घाट उतारा था। दे मोर्ड 21 सोल्जर्स। सुमीत सरकार कहते हैं कि ये मूवमेंट जो प्रारंभ हुआ वो धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ, पर बाद में इसका विस्तार एक एग्रीकल्चरल और पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर देखा जा सकता है। और कुमार सुरेश जी ये भी महिलाओं के संदर्भ में कहते हैं कि जो रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं, जो 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं और ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में भी कर रहे हैं, वो भी लिमिटेड था। जैसे तनिका सरकार, राधा कुमार और अन्य फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस का मानना है कि बस यहाँ तक,
ताकि अंग्रेज हमें अनसिविलाइज्ड नहीं माने, पर संपूर्ण अधिकार देने से वो भी बचते रहे। यही व्यवस्था, यही माइंडसेट, यही सोच ट्राइबल कम्युनिटी के तहत भी देखा गया, केवल बिरसा मुंडा को छोड़कर। इसलिए मैं संबोधित करूंगी भगवान बिरसा मुंडा। उनके मौत के बाद, मृत्यु के बाद फिर ये व्यवस्था पनपने लगी कि महिलाओं को साइडलाइन करना है। इफेक्टिव रिड्रेसल मेजर्स कभी नहीं डाले गए। इसलिए इफेक्टिव रिड्रेसल मेजर्स को लाने की आवश्यकता हम आज भी महसूस करते हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक स्थिति में सुधार आ रहा है, पर धीमी गति से आ रहा है। जहाँ तक एक कॉन्स्पिरेसी मीटिंग्स हम देखते हैं ना कि जिस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में विप्लवी को सहायता देती थी महिलाएं, उसी तरह से एक कॉन्स्पिरेसी मीटिंग्स की ये हिस्सेदार रही, जो हत्या करते थे अंग्रेज़ों की, उनका स्वागत करते थे। ऐसे में साली और चंपी के नाम, ये सब वो नाम हैं जिनसे हम बहुत वाकिफ़ नहीं हैं। लीथो ओराव जो बहुत उभर कर सामने आई, पर बाद में ओब्लिवियन में भेज दिया गया। गया मुंडा की पत्नी बाकी भूई और उनकी बेटियां थीग, नागी, लेम्बू, इन्होंने भी अपना अपना योगदान दिया। और नानी कोई जो एक हरी आंदोलन हुआ, उसमें हरी पानी के नाम से, एक धर्म के नाम पर, शुद्धिकरण के नाम पर, प्यूरिफिकेशन के नाम पर इन्होंने भी अपना अभियान चलाया, पर अभियान सफल नहीं रहे। ऐसे में हम देखते हैं कि ऐसे they are replete with incidents of women's courage, tenacity in the movement, but they have always been sidelined. एक सोशियो कल्चरल मूवमेंट के रूप में भगत मूवमेंट भी आया, पर वो भी महिलाओं की स्थिति में जो सुधार लाना चाहते थे वो उतना संभव नहीं रहा। 1947 कंक्लूड करते हुए ये बताऊं कि 46-47 में थोड़ी राहत होगी मेरा ऐसा कहने से कि कंक्लूड कर रही हूँ। ऐसे में एक मोमेंटम आता है, आदिवासी विमेन को एक मूवमेंट इसके साथ साथ प्रारंभ होता है, और आधुनिक युग में या और आगे बढ़कर मिसेस हाना बोदरा आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने की बात उठा रही होती हैं। मिसेस मारीदास मिन्स दरिद्रता, पॉवर्टी पर बात करती हुई नजर आती हैं। आदिवासी महासभा को गठित करने की बात उठाई जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय भी इसी समय होता है। पर as I would be rhetorical कि इस political social organization में political motivation ज़्यादा रहा और महिलाओं को फिर एक बैक सीट लेना पड़ा। इसलिए जो dominant agenda था, the dominant agenda of the mainstream Adivasi movements of the pre-independence period hinged around colonial rule in all its ramifications, उसके हर स्वरूप में हम इसे पाते हैं, and the Diku incursions as also agitations against capitalist development। महिलाओं ने हर संभव प्रयास किया, क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं, प्रभावित महिलाएं हो रही हैं, वो छोटे छोटे पत्ते दाल बेचकर प्रभावित थी। तो कैपिटलिज्म जब आया तो एक डायरेक्ट इकोलॉजी पर भी उसका प्रभाव पड़ा, और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने उन पर भी एक कुठाराघात किया। एक इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट का सेंस डेवलप करता है, प्रिवेल करता है। सो द फैक्ट दैट द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आदिवासी सोसाइटीज वाज नेवर कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। हम बहुत मूवमेंट की बात करते हैं, पर इस समुदाय के बीच
पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्यों बनी रही या क्यों बनी हुई है, उसका अस्तित्व क्यों बना हुआ है, इस पर हम लोगों ने प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगाया. And it speaks a lot about the hegemonic aspect of the mainstream movements, कि कैसे वो छा गए, उनका दबाव, उनका प्रभाव, उनका डोमिनेंस, उनकी हेजमनी बनी रही. So issues affecting women were picked up only to the extent that they were congruent with the dominant ideology of the movement, like it happened in the broader paradigm of the socio-religious reform movement of the 19th-20th century. And the tribal movement was no different, despite its claim that it was very liberal and had given the status of equality to its women. So that remains the moot question that needs to be answered, and it should be met with redressal programs towards it. With these words, I end my talk here, and thanks to all of you for bearing with me, to have stood by me. So I hope we have contributed a little towards the formation of our understanding of the tribal community. And I find, before I leave, many female students and teachers here. And the males, they are not apart from it. But to have an understanding how oppression works under patriarchal structure, be it any community, is the most important aspect for the feminist struggle that we are keeping on. So thank you very much.